हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम दो टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे पर्सनल फाइनेंस में। एक है नॉमिनीज और दूसरा है डेट इक्विटी रेशियो। तो चलिए इन दोनों टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। तो जो फर्स्ट चीज के बारे में हम बात करेंगे वो है नॉमिनी। अब नॉमिनी का मतलब क्या होता है? तो नॉमिनी बेसिकली एक कस्टडियन होता है जो हमारे बाद वो फंड को मैनेज कर सकते हैं। बेसिकली अगर मेरा बैंक अकाउंट है उसमें अगर नॉमिनी में मैंने मेरी वाइफ को ऐड किया हुआ है तो मेरी डेथ के बाद मेरी वाइफ वो फंड मैनेज कर सकती है। बेसिकली वो एक कस्टडियन के रूप में। नॉमिनी का मतलब ये नहीं होता है कि हमारे मरने के बाद या जब हम नहीं रहेंगे तब वो फंड किसको जाएगा उसका मतलब नॉमिनी नहीं होता है। नॉमिनी का मतलब होता है कि कस्टडियन, कि जो वो फंड हमारे बाद मैनेज कर सके। और जो भी उसके लीगल हायर्स है, लीगल हायर्स किस हिसाब से डिसाइड होता है? तो वो या तो हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से डिसाइड होते हैं या विल के हिसाब से डिसाइड होते हैं कि वो फंड किसको जाएगा। तो जो नॉमिनी होता है वो सिर्फ कस्टडियन होता है और वो फंड उन लोगों तक पहुंचे वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो पर्सनल फाइनेंस में ये क्यों इम्पोर्टेंट है? हमारे पास बैंक अकाउंट्स होते हैं, डीमेट अकाउंट्स, म्यूचुअल फंड्स और फिक्स डिपॉजिट्स, कॉरपोरेट बॉन्ड्स। अब इन सब चीज़ों में कितनी बार नॉमिनी अपडेटेड नहीं होता है। तो जिन चीज़ों में नॉमिनी अपडेटेड नहीं होता है उनके कॉन्टेक्ट डिटेल्स अपडेटेड नहीं होते हैं। और कितनी बार किसी मेंबर, मतलब जैसे आज मैंने कोई कॉरपोरेट बॉन्ड ले रखा है या कोई आरबीआई बॉन्ड्स ले रखे हैं, कोई मेरा डीमेट अकाउंट है उसमें मैंने नॉमिनी भी अपडेट नहीं किया हुआ है। और मेरे फैमिली मेंबर्स को भी ये नहीं पता है कि मेरा इस ब्रोकर के साथ मेरा डीमेट अकाउंट है या इस बैंक में मेरा अकाउंट है या इस बैंक के साथ मेरी फिक्स डिपॉजिट्स है। तो उनको तो कभी पता ही नहीं चलेगा कि वो मैं क्लेम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ कि इसके पास इतना फंड था या नहीं था। और ना कि जो बैंक है या ब्रोकर कंपनीज है वो भी आपको सामने से कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे कि आपके जो भी रिलेटिव है उनकी डेथ के बाद आप नॉमिनी है, उनका ये बैंक अकाउंट चल रहा है या उनका ये डीमेट अकाउंट चल रहा है। तो बेसिकली आप कभी भी कोई भी बैंक अकाउंट खुलवाएं, फिक्स डिपॉजिट खुलवाएं, कोई भी बॉन्ड्स बाई करें, कोई भी डीमेट अकाउंट खुलवाएं, कोई भी म्यूचुअल फंड्स बाई करें, कोई भी ऐसी एसेट्स बाई करें, तो उसमें इतना ध्यान रखिए कि आप उसमें नॉमिनी अपडेट करवाएं। और अगर नॉमिनी अपडेट नहीं होता है तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि वो अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स और अनक्लेम्ड एसेट्स में चला जाता है वो चीज़ें। तो नॉमिनी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो एटलीस्ट वो आप चेक कीजिए कि आपने अपने सब पॉलिसीज या सब एसेट्स में वो चीज़ अपडेट करवाई हुई है कि नहीं करवाई हुई। अब जो दूसरा टॉपिक है वो है डेट इक्विटी रेशियो। अब हमने कंपनीज में तो बहुत बार सुना होगा कि डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो का मतलब क्या है? तो डेट इक्विटी रेशियो यानी कि अगर हमारे पास 1 लाख रुपए का बैंक बैलेंस है या 1 लाख रुपए की एसेट्स है तो उसके सामने हमारे पास कितनी लायबिलिटीज है, यानी कितनी हमने बैंक लोन्स ले रखी है या अनसिक्योर्ड लोन ले रखी है, किसी से पैसे उधार ले रखे हैं। तो अगर मेरा डेट 50,000 है और मेरा अगर एसेट्स 1 लाख है तो मेरा जो डेट इक्विटी रेशियो होगा 50,000 डिवाइड बाई 1 लाख यानी 0.5 मेरा डेट इक्विटी रेशियो होगा। अब कोई भी बिजनेसेस होता है तो उसमें जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से या जो अकाउंट्स के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से स्टैंडर्ड डेट इक्विटी रेशियो कितना होता है? तो स्टैंडर्ड डेट इक्विटी रेशियो अकाउंटिंग टर्म्स के हिसाब से होता है 2:1। यानी अगर मेरे पास 1 लाख की एसेट है तो उसके सामने अगर मेरी 2 लाख तक की लायबिलिटी है तो उसको अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बुरा नहीं माना जाता। लेकिन मैं आपको ऐसा बोलूँगा कि जब हम पर्सनल फाइनेंस में कभी भी हम लोग ये चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि अगर हमको घर बाई करना है, 50 लाख का घर है, हमारे पास 10 या 12 लाख रुपए हैं, हमने 10 या 12 लाख का डाउन पेमेंट पे कर दिया और 38 to 40 लैक्स की हमने लोन ले ली। अब 38 to 40 लैक्स की लोन ले ली, हमारे पास अब सामने कोई एसेट्स नहीं है और जो हमारी रेगुलर इनकम है हमको उसमें से ही ईएमआई पे करना है। तो वो आपका डेट इक्विटी रेशियो ऐसा हो जाएगा कि आपके पास सिर्फ 10 लाख का और आप डायरेक्ट 40 लैक्स की आपके पास लायबिलिटीज है। हाँ, सामने आपके पास घर हो जाएगा 50 लैक्स का, लेकिन आपके पास लिक्विड एसेट्स नहीं रहेंगे। तो जो मेरा पर्सनल कॉन्सेप्ट है वो ऐसा है कि आपका जो लिक्विड एसेट्स मतलब डेट टू लिक्विड एसेट्स रेशियो आपका कितना होना चाहिए? तो वो होना चाहिए 1:1।
यानी आज अगर मेरे पास कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस या एफडी बैलेंस या म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स, ये अगर मेरे पास आज 5 लाख के हैं तो मैं उसके सामने सिर्फ 5 लाख के ही लोन लूँगा। अगर मेरे पास ये सब बैलेंसेस मिला के अगर 10 लाख रुपीज़ है तो मेरा मैक्सिमम जो लोन मैं ले सकता हूँ वो मुझे मतलब ऐसा पर्सनल फाइनेंस आप सबको खुद को ऐसा एक रूल बनाना पड़ेगा कि मेरा बैंक बैलेंस, फिक्स डिपॉजिट्स, म्यूचुअल फंड, शेयर जो इजीली लिक्विड हो सकते हैं 2 या 3 दिनों के अंदर, तो जो मेरे पास उसमें जितना फंड होगा उसके सामने मैं उतना ही लोन लूँगा या लूँगी और उसे एक्सीड नहीं करेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। और इन केस कोई भी अनसर्टनिटी आती है, फॉर एग्जांपल आपके पास 10 lakhs के लिक्विड एसेट्स हैं और सामने 10 lakhs की लोन है, कोई भी अनसर्टनिटी आती है और आपको कभी भी कोई भी डिफिकल्टी होता है ईएमआई पे करने में या लोन पे करने में, तो आप वो जो 10 lakhs के लिक्विड एसेट्स हैं वो पूरा का पूरा लिक्विडेट करके आप लोन एक झटके में यानी 1 वीक के अंदर भी आप पे कर सकते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट उसका ये है। तो आज हमने बात की दो कॉन्सेप्ट्स के बारे में, एक है नॉमिनीज और एक है 1:1 का डेट टू लिक्विड रेशियो। तो ये आप देखिए, आपके जो भी इन्वेस्टमेंट्स है उसमें चेक कीजिए कि आपने नॉमिनी रजिस्टर किया हुआ है, नहीं किया हुआ है, अपडेटेड है कि नहीं है। और आपका खुद का भी एक डेट इक्विटी एनालिसिस कीजिए, डेट टू बेसिकली लिक्विडिटी एनालिसिस कीजिए कि आपका डेट कितना है और सामने आपके पास लिक्विड एसेट्स कितने हैं। अगर वो 1:1 से कम है तो बहुत अच्छा है, और 1:1 से कितना ज़्यादा है, अगर 5 टाइम्स है, 10 टाइम्स है, तो शायद आपको कभी वो प्रॉब्लम हो सकती है। आप जो फाइनेंशियली फ्री जो हम टर्म यूज़ करते हैं तो वो हमको अचीव करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। और ऐसे और वीडियोस के लिए मुझे लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपको पर्सनल फाइनेंस के बारे में कोई और टॉपिक के बारे में जानना है तो कमेंट करके बताइए कि आपको कौन से और टॉपिक के बारे में बात करनी है। और याद रखिए, सपने देखिए क्योंकि सपने ज़रूर पूरे होते हैं। थैंक यू।